वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी और के ड्रामा सीरीज फैन आप लोग कैसे हो। आपके कमेंट्स और सपोर्ट को देखकर हम लेकर आ गए हैं गुड जॉब सीरीज का सेकंड पार्ट और हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना भरपूर सपोर्ट दिखाइएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, फिर आपको ये पार्ट समझ में आएगा तो कहानी को आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। लिंक वहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि डॉन एक शापित नेकलेस को ढूंढ रहा है और दूसरी ओर सेरा के पास दूर की चीजों को क्लोजअप में बारीक से बारीक डिटेल के साथ देखने का सुपर पावर है। तो ये दोनों एक दूसरे से तो मिल ही चुके हैं और पहले पार्ट के एंड में हमने देखा कि डॉन को सेरा के इस सुपर पावर का पता चल चुका है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस पार्ट की शुरुआत में सेरा को एहसास हो जाता है कि डॉन को उसके पावर के बारे में पता चल गया है। अब सिचुएशन को संभालने और डॉन से पीछा छुड़ाने के लिए वो कहते हैं कि हाँ, पावर है तो उससे क्या हुआ, मेरी पावर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तुम्हें इससे क्या। वो देखो ऊपर कौवा उड़ रहा है, अरे तुम पे टॉयलेट करने जा रहा है वो। डॉन डर कर ऊपर देखता है तो इसी बहाने से वो कॉल कट कर लेती है। अब डॉन को गुस्सा आ जाता है कि इसने बीच में कॉल कट क्यों कर दिया, मुझ जैसे एक बड़े सीईओ का कॉल काट दिया बताओ। तो वो घर आकर फ्रेड को बताता है कि सेरा बड़ी घमंडी है, उसने मेरा कॉल कट कर दिया। तो फ्रेड भी कहता है कि अगर वो ना होती ना तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते, इसलिए तुम्हें उस पर ज्यादा चिढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो उल्टा उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर दोनों मिडा के उस वीडियो को देखने लगते हैं जिसमें उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। दूसरी ओर दोस्तों डॉन की कंपनी को दिखाते हैं जहाँ उसका सेक्रेटरी डॉन से किसी डॉक्यूमेंट पर साइन लेने के लिए आया होता है, लेकिन डॉन अपने ऑफिस में होता है नहीं। अब यहाँ पर डॉन और फ्रेड देखते हैं कि मिडा ने जो ब्रेसलेट पहना हुआ था वही ब्रेसलेट उसके कातिल ने भी पहना हुआ था। तो अब इनको दोस्तों इस ब्रेसलेट के बारे में और पता लगाना होगा, तब जाकर इस केस की घटनाएं खुलेंगी। तो इसी बीच डॉन का सेक्रेटरी उसे ऑफिस में हर तरफ ढूंढने में लगा हुआ है कि कहाँ गया। तो आखिर में वो एक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इस वजह से यहाँ फ्रेड के घर में अलार्म बजने लगता है। असल में डॉन ने दोस्तों ऐसी सेटिंग करके रखी हुई है कि अगर कोई उस दरवाजे को खोलेगा तो वो फ्रेड के घर आ सकेगा। वैसे ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ डॉन जानता है, इसीलिए उसने उस दरवाजे के लिए ऐसा अलार्म सेट करके रखा हुआ है कि अगर कोई उसे खोलने की कोशिश करे तो अलार्म बज जाएगा। डॉन कहता है कि यार ये लोग बिना थोड़ी देर मुझे चैन से अपना काम भी नहीं करने देंगे, खैर मैं खुद ही ऑफिस जाकर देखता हूँ कि इसको चाहिए क्या। इसी बीच सेक्रेटरी घबरा जाता है, उसको ये लगता है कि शायद डॉन उस कमरे में बंद है और वो दरवाजा तोड़ने की सोचता है, लेकिन हैन वक्त पर डॉन वहां पर दरवाजा खोल देता है और सेक्रेटरी नीचे गिर पड़ता है। डॉन भी कहता है कि क्या हो गया, थोड़ी देर आराम नहीं करने दोगे क्या। कहता है कि सर इस पर आपके साइन चाहिए। तो साइन करते हुए डॉन नोटिस करता है कि सेक्रेटरी ने भी उसी टाइप का ब्रेसलेट पहना हुआ है जो मिडा और उसके कातिल ने पहना हुआ था। डॉन पूछता है कि सुनो सुनो, ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। वो कहता है मैं एक हॉस्पिटल में गया था जहाँ मैंने चाइल्ड केयर फाउंडेशन को डोनेशन दी थी, तब उन्हीं लोगों ने मुझे ब्रेसलेट दिया था। और तो और मिडा भी वहां पर आई थी और उसे भी ऐसा ही ब्रेसलेट दिया उन लोगों ने। ये जानकर डॉन सेक्रेटरी को वहां से भेज तो देता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है और इसके बाद वो खुद उस सीक्रेट दरवाजे से फ्रेड के घर आ जाता है। अब इससे पहले कि डॉन उसे उस हॉस्पिटल के बारे में बताता, फ्रेड ने अपनी तरफ से रिसर्च करके पता लगा लिया था कि उस कातिल का एक बेटा है जिसे कोई जानलेवा बीमारी है और उस हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था। तो अब दोनों उस हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वहां से कोई क्लूज जरूर मिल जाएगा इनको। अब दूसरी ओर पुलिस को उस कातिल की कार से कुछ वेपन्स और दूसरे एविडेंस मिले थे। तो इनमें दोस्तों उन हॉस्पिटल के कुछ कागज होते हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी उसी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब यहाँ डॉन और फ्रेड बाहर जाने वाले होते हैं कि नीचे शोर शराबा सुनाई पड़ता है। वो देखते हैं कि किम अपनी बेकरी के प्रमोशन के लिए बाहर बन और केक्स का स्टॉल लगाकर खड़ी हो रखी है और सभी को फ्री में बन बांट रही है। फ्रेड भी कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, ये घर है कि मार्केट, अभी इसकी खबर लेता हूँ जरा। तो डॉन उसे वार्न करता है कि देख यार ये दोनों बड़ी खतरनाक लड़कियां हैं, खामखा मुसीबत में फंस जाएंगे हम। फ्रेड भी अकड़ कर कहता है कि तुम तो सिर्फ मुझे लॉयर के तौर पर जानते हो ना, लॉयर बनने से पहले मैंने जो कांड किए हैं शायद तुम्हें नहीं पता, खतरनाक आदमी हूँ मैं भी। ये कहकर वो नीचे जाता है और तो और दोस्तों किम उसे भी एक बन पकड़ा लेती है। फ्रेड कहता है कि सुनो मैंने तुम्हें बेकरी के लिए जगह दी है, इस तरह यहाँ पर मेला लगाने के लिए नहीं। लेकिन किम गुस्सा नहीं होती और बहुत ही शांति से बात करती है। अब फ्रेड तो ऑलरेडी गुस्से में था, वो बन को नीचे फेंक देता है तो किम भड़क जाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा बन नीचे फेंक दिया तुमने, कहकर वो फ्रेड को गुस्से में बड़े अच्छे से घूरती है। तो फ्रेड की बोलती बंद हो जाती है दोस्तों और वो घबरा कर 9-2-11, लेकिन जाते जाते वो वहां पर रखे एयरडॉल को गिरा देता है। फिर क्या था, वो उसे उठाकर खड़ा करने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार गिर जाता है। किम उसे और गुस्से में घूरती है। तो इस तरह इनका ये ड्रामा यहाँ पर चलता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि उस डॉल की जगह पर फ्रेड खड़ा हुआ है
और अब दोस्तों उस डॉल की तरह डांस कर रहा है। लगता है किम ने उसे खूब डांटा और डॉल के बदले उसे खड़ा कर दिया। बताओ, वो बेचारा बहुत देर डांस कर रहा होता है और सोचता है कि डॉन तो ठीक ही कह रहा था, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और जैसा कि काफी नहीं था, बच्चे उसके इर्द गिर्द खेलने लगते हैं और लोग इसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये देखकर बेकरी के अंदर बैठी सेरा, किम और उनकी एक और फ्रेंड बहुत हंस रही होती है कि चलो मजा चखा दिया इसको। असल में सेरा और किम एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई थी और व्हाइट ड्रेस में ये जो लड़की बैठी है ना, वो भी उसी ऑर्फनेज में पल रही है। उसका नाम विनी है। सेरा उसे अपनी बहन मानती है और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा भी सेरा उठा रही है, इसीलिए सेरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो सेरा उसको बताती है कि देखो, वो जो बाहर खड़ा होकर डांस कर रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा लॉयर है, लेकिन उसने किम से पंगा जो ले लिया तो देखो उसका क्या हाल कर दिया है। इसी बीच विनी को एक कॉल आता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। असल में उसकी फ्रेंड एक स्टोर में कोई चीज चुराते वक्त पकड़ी गई थी, उसी को छुड़ाने के लिए विनी जाती है। फिर विनी उस स्टोर के ओनर को पैसे देकर माफी मांगती है कि प्लीज मेरी फ्रेंड से गलती हो गई, प्लीज पुलिस को मत बताइएगा। उसकी फ्रेंड का नाम है शियोमी। विनी ने उसको बचाया तो है, लेकिन वो अकड़ कर जाने लगती है। विनी पूछती है तुम ऐसा करती क्यों हो यार? पर शियोमी कहती है तुम्हारी केयर करने के लिए तो सेरा है, लेकिन मेरा कौन है बताओ, इसीलिए मुझे सब करना पड़ गया। इतना ही नहीं, वो विनी से थोड़े पैसे भी लेकर चली जाती है। वैसे दोस्तों, विनी को शियोमी बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसकी बहुत केयर करती है। यहाँ फ्रेड एकदम मुंह लटका के बैठा होता है। उसके साथ हादसा जो हो गया था। अरे कौन सा हादसा? वही वहाँ खड़े रहने का। तो डॉन उसको दिलासा देता है और कहता है कि भाई मैंने पहले कहा था कि नीचे मत जाओ, पर तुम्हें तो अपनी माननी है ना, बहादुरी दिखानी है तुम्हें अपनी। इतने में सेरा दरवाजे पे आ जाती है तो डॉन दरवाजा खोलकर मुंह मोड़ कर चला जाता है। वो वैसे सेरा को ये दिखाना चाहता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है, पर सेरा की समझ नहीं आता कि ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है, इसे क्या हो गया। पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। असल में वो 1 लाख वाला वो ड्रेस लौटाने के लिए आई थी जो डॉन ने उसे दिया था। वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा है, इसे मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, पर डॉन उसे लेने से इनकार कर देता है और अकड़कर कहता है कि सुनो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो किसी और को दे दो या फिर फेंक दो इसको, मुझे क्यों लौटा रही हो? सेरा कहती है मैं किसी से मुफ्त की चीजें नहीं लेती, समझे? तुम्ही ने दिया था, अब तुम ही वापस ले लो बस। और तभी फ्रेड बीच में आकर कहता है कि अरे अरे, इसमें लड़ने की क्या बात है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये ड्रेस रख लो और बदले में हमारी मदद करो। हमें मिडा के उस ब्रेसलेट के बारे में पता चल चुका है, तो उसकी डिटेल्स का पता लगाने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो अगर तुम भी हमारे साथ इस केस में काम करोगी तो जल्द ही कातिल का पता लगा पाएंगे हम, और उस नेकलेस को भी ढूंढ लेंगे। बोलो डील मंजूर है क्या? इस तरह वो सेरा को मना कर ले जाता है। अब डॉन सोचता है कि मैं उससे इतना अकड़ कर बात कर रहा था और ये फ्रेड मुझे विलन बनाकर खुद हीरो बनकर निकल गया। वाह बेटा। पर वो भी उनके साथ जाता है दोस्तों। अब तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फ्रेड वैसे अंदर तो नहीं जाता और बाहर से इनको इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। फिर डॉन और सेरा अंदर जाते हैं तो वहाँ पुलिस पूछताछ कर रही होती है। तो असल में ये लोग जिस कातिल की तलाश कर रहे हैं उसी को पुलिस भी सस्पेक्ट करती है। उन्हें ये भी पता चल चुका था कि कातिल का एक बेटा है जिसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था। तो सेरा तो एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि अगर पुलिस ने उसको देख लिया तो वो उस पर शक करेंगे, क्योंकि उसने पहले से ही पुलिस को इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर एक सीनियर नर्स पुलिस को बताती है उस आदमी का बेटा यहाँ पर एडमिट हुआ था और उसका इलाज भी यहीं पर चल रहा था। असल में वो आदमी घर पर गेम खेला करता था और अपने बेटे को भी बहुत मारता था, और जब वो बच्चा यहाँ एडमिट हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोगों ने डोनेट किया था। लेकिन वो आदमी बड़ा अजीब था, उन सारे पैसों को अपने लिए खर्च कर लेता था, और जब हमें पता चला तो हमने उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। अब तो दोस्तों पुलिस को जरा यकीन हो जाता है कि जरूर उसी आदमी ने मिडा का कत्ल किया है। डॉन और सेरा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में बच्चों के खेलने का एक कमरा होता है। डॉन और सेरा वहां पर जाते हैं तो वहां कुछ फोटोज होती हैं जिसमें उस कातिल के बेटे के साथ एक औरत दिखती है दोस्तों। तो डॉन यहाँ पर उसकी एक फोटो खींचकर फ्रेड को भेजता है और कहता है कि सुनो, इसको चेक करो और बताओ कि ये मिडा है या फिर कोई और। वो कंफर्म भी कर देता है कि ये मिडा ही है। मतलब दोस्तों वो इस हॉस्पिटल में वॉलंटरी सर्विस करती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि मिडा यहाँ सर्विस क्यों करने लगी, और खासकर उस कातिल के बेटे के साथ वो इतना क्लोज क्यों थी। इन्हें जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें पता लगानी होगी, लेकिन उनके लिए इन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा, तभी आगे की डिटेल्स पता चल पाएंगी। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें सेरा को पेशेंट बनाकर यहाँ एडमिट करने का फैसला किया जाता है। लेकिन फ्रेड प्राइवेट रूम के बजाय एक शेयरिंग रूम बुक करता है जिसे 4 लोग शेयर करेंगे। अब डॉन भी गुस्सा करता है कि यार मेरे लिए वीआईपी रूम बुक करो, ये क्या कर रहे हो शेयरिंग वाला रूम। फ्रेड कहता है कि बेवकूफ, हम यहाँ पर पूछताछ करने आए हैं। अगर 4 लोग साथ रहेंगे तो उन सबसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टिगेशन में काम आएगी। और कोई रास्ता न पाकर डॉन उस कमरे में जाता है। वहाँ सेरा को एडमिट किया होता है। अब दूसरे बेड से एक औरत आकर पूछती है कि आपको क्या तकलीफ हुई है, क्या आप पति पत्नी है?
ये दोनों भी हाँ में जवाब देते हैं ताकि ये औरत बेकार के सवाल ना पूछ ले। पर वो चुप नहीं होती दोस्तों और कहती है कि अच्छा जरूर आपकी लव मैरिज हुई होगी है ना, तभी तो आप अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहे हैं। इस तरह वो चबर चबर करती जाती है। फिर उससे छुटकारा पाने के लिए सेरा कहती है कि बाथरूम कहाँ पर है, मुझे बाथरूम जाना है। पर डॉन वहीं पर खड़ा रहता है। तो वो औरत कहती है कि अरे अरे आप अपनी वाइफ को अकेले मत जाने देना, जाओ जाओ आप भी उसके साथ जाओ। क्या मुसीबत है यार। ये सोचकर डॉन मन ही मन अपना माथा पीट कर सेरा को बाथरूम लेकर जाता है। और इनके जाने के बाद दोस्तों सेरा के मोबाइल पे किम का कॉल आता है, लेकिन सेरा अपना मोबाइल बेड पर छोड़कर चली गई थी। और फिर क्या था, वो औरत कॉल अटेंड करती है और किम से कह देती है कि आपकी फ्रेंड को कोई बीमारी है, आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। ये कहने के साथ साथ वो इस हॉस्पिटल का नाम भी बता देती है। और वहाँ किम की तो हालत खराब कि क्या हो गया इसको, वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है। इसी बीच डॉन और सेरा हॉस्पिटल में क्लियो ढूंढने में लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक नर्स आई है और दिखने में जरा इनोसेंट भी लगती है। तो डॉन भी डॉक्टर का कोट पहनकर उससे पूछता है आज कौन कौन से केसेस आए हैं और यहाँ पर एक छोटा लड़का एडमिट हुआ था ना, उसकी कंडीशन कैसी है। वो कहती है लड़का, वो तो कब का डिस्चार्ज हो गया था, क्या आप नहीं जानते डॉक्टर। डॉन पूछता है कि उस बच्चे का इलाज किसने किया था। इस तरह वो बड़ी चालाकी से अपनी पूछताछ शुरू करता है। लेकिन इतने में एक सीनियर नर्स वहां पर आ जाती है और पूछती है कि अरे आप कौन है, मैंने पहले तो आपको कभी देखा नहीं यहाँ पर। तो डॉन एक आईडी दिखाकर कहता है कि सॉरी मैं आपको सच बता देता हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और उस बच्चे के बारे में जानने आया हूँ। पर वो कहती है लेकिन अभी अभी तो पुलिस वाले पूछताछ करके गए हैं, अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या बार बार। डॉन कहता है कि देखिए जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा सिस्टर, आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और हाँ ठीक ठीक बताइएगा 8 तारीख की रात को आप कहाँ थी। तो नर्स अपना शेड्यूल चेक करके बताती है कि उस रात तो मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी। अब डॉन को नर्स से इतनी देर बात करता हुआ देखकर सेरा की रूममेट उसको अलग में ले जाकर कहती है कि तुम्हारा पति ठीक नहीं है, देखो देखो तुम्हें छोड़कर उस सीनियर नर्स के साथ गप्पे लड़ा रहा है। देखो तुम्हें पता है 2 महीने पहले एक आदमी अपने छोटे बच्चे को यहाँ एडमिट करने आया था, पर अपने बेटे का ख्याल रखने के बजाय वो हमेशा सीनियर नर्स से बात करता रहता था। कुछ भी हो तुम अपने पति को अपने साथ गांठ बांध कर रख लो वरना वो तुम्हें छोड़ देगा। अब सेरा को दोस्तों उस नर्स पर जरा शक होने लग जाता है। इसी बीच किम हॉस्पिटल में आ जाती है अपनी दोस्त को देखने के लिए, लेकिन फ्रेड उसको देख लेता है। सोचता है कि अगर ये अंदर गई तो सारे के किराए पर पानी फिर जाएगा, इसलिए फ्रेड उसको रोकने की बड़ी कोशिशें करता है। उसे कॉफी खरीद कर देता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और पूछती है कि मेरी फ्रेंड को क्या हुआ है मुझे अभी बताओ। और कोई रास्ता ना पाकर फ्रेड खुद कॉफी पी लेता है और पीते ही गला पकड़ कर गिर जाता है। फिर क्या था, फ्रेड को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इतने में यहाँ सेरा और डॉन वापस आ जाते हैं और सेरा किम का कॉल देखकर फिर उसे कॉल कर देती है। तब पता चलता है कि फ्रेड भी यहाँ पर एडमिट हो गया है। तो टेंशन में दोनों फ्रेड को देखने जाते हैं तो पता चलता है कि फ्रेड के लिप्स एकदम सूजे हुए हैं। वो घबरा जाता है और पूछता है कि फ्रेड ने दूध तो नहीं पिया था ना। तो किम कहती है पता नहीं, ये मुझे अंदर आने से रोक रहा था और मेरे लिए कॉफी खरीद कर भी लेके आया, पर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये खुद पी गया। अब डॉन किम को डांटता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता है फ्रेड को दूध से एलर्जी है, दूध के बने आइटम से उसको एलर्जी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये मिल्क से बने केक्स, बंस, इस तरह का कोई भी आइटम वो खाता नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन फ्रेड ने किम का बन क्यों फेंक दिया था। अब किम सेरा से पूछती है वैसे तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो बहुत डर गई थी यार। सेरा फिर शांति से उसको बताती है कि देखो हम एक केस के सिलसिले में यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, उसी के लिए ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब जाकर किम को तसल्ली होती है। अब रात भी हो जाती है तो डॉन सेरा को हॉस्पिटल में छोड़कर घर जाने वाला होता है, लेकिन दूसरे बेड्स के पेशेंट्स कहते हैं कि तुम कैसे पति हो, अपनी वाइफ को यहाँ छोड़कर तुम आराम से घर जाकर सोना चाहते हो, कोई इमरजेंसी हुई तो उसकी मदद कौन करेगा। अब तो डॉन को भी कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो वहीं रुक जाता है। बेड के चारों तरफ स्क्रीन फैलाकर वो सेरा से कहता है कि चुपचाप नीचे लेट जाओ, ऊपर तो मैं सोऊंगा, आखिर तुम मेरे लिए काम कर रही हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। सेरा कहती है तुम फुटो यहाँ से, पेशेंट मैं हूँ तो बेड पर मैं ही तो सोऊंगी, बड़े रौब झाड़ने वाले हैं। इस तरह इनकी लड़ाई चलती है। सुबह होती है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है तो सारे स्क्रीन हटाए जाते हैं। तब सभी देखते हैं कि डॉन बेड पर सोया हुआ है और सेरा जमीन पर लेटी हुई है। फिर क्या था, डॉन को सभी शाप देते हैं दोस्तों, शाप। उस बेचारी को नीचे धकेल कर तुम ऊपर सो गए, कैसे बेरहम इंसान हो तुम। तो डॉन कहता है कि अरे आप लोग भी गलत समझ रहे हो, एक्चुअली वो कह रही थी कि बेड बहुत ही गर्म है इसलिए नीचे सो गई। पर डॉन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इतने में ब्रेकफास्ट लाया जाता है तो सेरा भी सोच लेती है कि ये बड़ा अच्छा मौका है डॉन से बदला लेने का। वो हाथ दर्द होने की एक्टिंग करती है और कहती है रात भर फर्श पर लेटकर हाथ का तकिया बनाकर सो रही थी, इसलिए मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, पता है तुम्हें। अब बाकी लोगों का क्या था दोस्तों, वो डॉन पर चिल्लाते हैं कि कम से कम उसको खाना तो खिला दो, पता नहीं तुम जैसे आदमी शादी क्यों करते हो। डॉन को वैसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो दिखा नहीं सकता और चुपचाप सेरा को खाना खिलाने में लग जाता है। फिर वो बाहर आता है तो उसका सेक्रेटरी उसको देख लेता है। डॉन उसे गुस्से में वहां से भगाने लगता है लेकिन वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आपकी तबीयत को क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। पर इतने में सेरा वहां पर आती है और ये क्या दोस्तों,
डॉन झट से उसको गले लगा लेता है। अब सेक्रेटरी सोचता है कि ये मेरा बॉस नहीं हो सकता, अपना बॉस तो एक नंबर का खड़ूस है, वो किसी लड़की को गले नहीं लगाता, मुझे गलतफहमी हो गई है शायद। ये सोचकर वो चला जाता है दोस्तों। अब डॉन फ्रेड से कहता है कि हमें उस सीनियर नर्स पर शक है, तुम उसकी कार चेक करो। फ्रेड उसकी कार चेक करता है तो उसमें एक सूटकेस होता है और ये वही सूटकेस है जिसे वो कातिल मिडा के घर से बाहर लेकर जा रहा था। अब इन्हें यकीन हो गया है कि कातिल और सीनियर नर्स के बीच पक्का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। वो उसे फॉलो करने लगते हैं। वो नर्स ड्यूटी के बाद लैंडलाइन से किसी को कॉल करती है, लेकिन सेरा अपने सुपर पावर से देख लेती है कि वो कौन कौन से नंबर डायल कर रही है। उसके जाने के बाद वो उसी नंबर को डायल करते हैं तो कोई नाम सुनकर चौंक जाते हैं। फिर वो उस नर्स के सामने जाते हैं और वही नाम दोहराते भी है, जिसको सुनकर वो घबराकर वहां से भाग जाती है। लेकिन ये दोनों उसको चेस करते हैं तो वो भी जल्दी से किसी स्टोरेज रूम में छुप जाती है। अब डॉन और सेरा अलग होकर उसको ढूंढने में लगे होते हैं। सेरा भी अपने सुपर पावर से उस नर्स का पता लगा लेती है और उस कमरे के अंदर जाती है, लेकिन वहां पे नर्स ने बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करके रखा हुआ था और वो झट से सेरा को इंजेक्शन लगा देती है। सेरा बेहोश। जैसे डॉन वहां पर आता है तो सेरा को बेहोश देखकर घबरा जाता है एकदम से, पर इतने में वो नर्स डॉन पर हमला करने की कोशिश करती है। डॉन तो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो डॉन को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब डॉन और सेरा स्टोरेज रूम में बेहोश पड़े होते हैं। इसी बीच फ्रेड लगातार डॉन को आवाज देता है, लेकिन डॉन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। पर वो उस सीनियर नर्स को कार में जाते देख लेता है और समझ जाता है कि जरूर डॉन और सेरा किसी मुसीबत में है। वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर जाता है। यहाँ डॉन और सेरा को बड़ी मुश्किल से होश आ जाता है, पर उस नर्स ने इन दोनों को रस्सी से बांध के रखा होता है। दोनों फिर एक दूसरे की रस्सियां खोलने में लग जाते हैं, लेकिन तब भी दोस्तों इनके बीच झगड़ा होता ही रहता है। एक कहता है कि पहले तुम मेरा खोलो, दूसरा कहता है कि पहले तुम मेरा। इनकी लड़ाई इतनी चल रही होती है कि तभी वहां पर फ्रेड आ जाता है। उसको ये दृश्य ऐसे दिखता है जैसे दोनों दोस्तों रोमांस कर रहे हो। वो सोचता है कि बाहर तो इतनी अकड़ दिखा रहा था और मौका मिलते ही रोमांस पे उतर आया, कैसा है रे डॉन तू। तब वो मुड़ते हैं और डॉन कहता है कि अबे अपने दिमाग के घोड़े पर लगाम दे, समझे, यहाँ वो नहीं हो रहा था जो तू सोच रहा है, और जल्दी से यहाँ का रस्सी खोल। अब यहाँ से सीधे कट करके दिखाते हैं सेरा, डॉन और फ्रेड अपनी गाड़ी में उस नर्स को चेस कर रहे हैं। असल में जब फ्रेड नर्स की कार की तलाशी ले रहा था तो उसने कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिक्स कर दिया था, जिसकी मदद से अब ये लोग उसको चेस कर रहे हैं। फ्रेड पूछता है कि इस नर्स के तेवर को देखकर तो मुझे शक है कि कहीं इसी ने तो मीडा का कत्ल नहीं कर दिया। डॉन कहता है कि असल में मीडा मर ही नहीं, वो जिंदा है। ये कैसा ट्विस्ट है यार। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नर्स ने जाने से पहले एक नंबर को कॉल किया था। जब डॉन और सेरा ने उसी नंबर को डायल किया तो उस तरफ से एक औरत की आवाज आई जिसका नाम मिडा था। मतलब सीनियर नर्स ने मिडा से ही बात की थी। इतने में नर्स की कार सामने आ जाती है। डॉन तो स्टीयरिंग को कुछ इस तरह घुमाता है कि इनका जो वैन होता है कार के रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर जाता है। अब डॉन थोड़े स्टाइल में नीचे उतरता है और उस कार के पास पहुंच जाता है। ड्राइवर सीट पर सीनियर नर्स, पीछे की सीट पर मिडा और वो छोटा लड़का बैठे होते हैं, यानी उसी आदमी का बेटा जिससे ये लोग कातिल समझ रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ गुड जॉब का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये पार्ट? हमें यकीन है कि इस सीरीज की कहानी, इसके ट्विस्ट आपका दिल जरूर जीत जाएंगे और इसके लिए लाइक और शेयर करेंगे। आगे आगे देखिए इसमें कितने सारे ट्विस्ट्स आने वाले हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। अगर इस बच्चे के बाप ने मिडा का कत्ल किया ही नहीं तो मिडा के कमरे में इतना खून आया कैसे? वो किसका खून था? मिडा गायब क्यों हुई और दुनिया को वो यकीन क्यों दिलाना चाहती थी कि वो मर गई? असल में ये छोटा लड़का है कौन यार, ये भी तो बात है। और डॉन तो अपना वो शापित नेकलेस ढूंढने आया था, तो वो इन सारे पजल्स को सुलझा पाएगा या फिर नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 3 का। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, थम्स अप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।